नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। क्या आप जानते हैं कि देश और राज्यों की सरकारें चलाने वाले करीब आधे मंत्री खुद कानून के कटघरे में खड़े हैं। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट ने सियासी तस्वीर पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। रिपोर्ट बताती है कि देश के 47% मंत्री आपराधिक मामलों के आरोपी हैं और इनमें कई पर हत्या, रेप और अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। कुल 302 मंत्री आपराधिक मामलों में आरोपी हैं, यानी हर दूसरा मंत्री किसी न किसी मामले में आरोपित है। 174 मंत्रियों पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं, जिसमें हत्या, बलात्कार, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ हिंसा शामिल है। ये वही चेहरे हैं जो कि कानून बनाते हैं, नीतियां तय करते हैं, जनता को न्याय देने और दिलाने की बात करते हैं। इतना ही नहीं, एडीआर रिपोर्ट बताती है कि भारत में 11 राज्यों में कई मंत्री अरबपति हैं। सवाल यही है कि जब कानून के रखवाले और कानून बनाने वाले खुद कानून तोड़ने वाले बन जाएं, तो आम आदमी किसके पास जाए, न्याय किससे मांगे। पीएम और सीएम को हटाने के लिए सरकार नया संविधान संशोधन बिल लेकर जरूर आई, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट बता रही कि समस्या गहराई तक फैल चुकी है। इतना आसान नहीं से निपटना और निपटाना। आधा मंत्रिमंडल ही जब आरोपी हो तो क्या एक बिल से सफाई मुमकिन है? इतना ही नहीं, एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार देश के 31 में से 12 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 4 मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, अपहरण और डकैती जैसे अपराध शामिल है। सवाल यह है कि क्या भविष्य में देश के बहुत से मुख्यमंत्रियों की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है या पड़ने वाली है? आज आपको आंकड़ों की जुबानी राजनीति की एक काली सच्चाई और कहानी दिखाएंगे। कौन है ये नेता, कौन है ये मंत्री, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अपराध और सियासत के गठजोड़ की पड़ताल करेंगे। सवाल ये कि क्या पार्टियां जानबूझकर अपराधियों को टिकट देती हैं या ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये विजयी उम्मीदवार होते हैं और सत्ता का एक ही फॉर्मूला है, वो है जीत। सबसे बड़ा सवाल है कि आधे मंत्रियों पर मुकदमे हैं, ऐसे कैसे ये देश संवरेगा? तो एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर, रेप जैसे गंभीर आरोप हैं। जिन नेताओं पर गंभीर आरोप है उनमें भाजपा के 136 हैं, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर शामिल हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश भर के 302 मंत्री करीब 47% खुद पर आपराधिक केस होने की बात बाकायदा स्वीकार कर चुके हैं। इनमें से 174 मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 यानी 40% मंत्री, इनके ऊपर आपराधिक केस होने की बात उन्होंने स्वीकार की। एडीआर ने रिपोर्ट 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रियों के चुनावी हलफनामे के आधार पर तैयार की। इसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 336 मंत्रियों में से 136 यानी 40% पर आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 86 यानी कुल 26% पर गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो उनके 61 मंत्रियों में से 45 यानी कि 74% पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। डीएमके की बात करें तो 31 में से 27 नेताओं यानी 27% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 14 यानी 45% पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी तरह टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के 40 में से 13 नेताओं पर मामले दर्ज हैं, क्योंकि कुल 33% बनता है। बात अगर टीडीपी की करें तो उनमें से 23 जो है उनके 22 नेताओं पर आपराधिक मामले हैं, यानी टीडीपी के 96% नेताओं पर मुकदमा दर्ज है। इनमें से 57% यानी कुल 13 नेताओं पर गंभीरतम श्रेणी के आरोप हैं। अंदाजा आप लगाइए कि वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, एडीएमके हो, टीडीपी हो, यानी राष्ट्रीय दल और साथ में क्षत्र पार्टियां, कोई कम नहीं है। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार देश के 31 में से 12 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इनमें से 4 मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। इनमें हत्या का प्रयास, अपहरण और डकैती जैसे अपराध शामिल हैं। सवाल वही है कि क्या भविष्य में देश के बहुत से मुख्यमंत्रियों की कुर्सी खतरे में पड़ने वाली है या पड़ सकती है? आखिर क्यों कानून की जरूरत थी, क्यों सरकार ये कानून ले आई और क्यों इसको लेकर मुखालफत है या विरोध है? ये सारे सवाल हैं जो कि जनता तय करे कि आखिर इसका जवाब क्या होना चाहिए। हम रेवंत रेड्डी की बात करते हैं, सीएम तेलंगाना की।
कुल 89 आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं। एम.के. स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, ये बड़े चेहरे जिनके बारे में आपको बता रहे हैं, उन पर 47 आपराधिक केस हैं। चंद्रबाबू नायडू सीएम आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 19 आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं। हेमंत सोरेन की बात करें जो कि सीएम है झारखंड के, कुल 5 आपराधिक मामले इन पर दर्ज है। सिद्धारमैया बड़ा चेहरा बड़ा नाम, कर्नाटक से आते हैं, सीएम है वहां के, और कुल 13 आपराधिक आरोप इन पर दर्ज है। पिनाराई विजयन की बात करें, सीएम केरल के हैं, कुल 2 आपराधिक मुकदमे इन पर दर्ज हैं। देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और इन पर भी 4 आपराधिक मामले दर्ज है। यानी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीडीपी हो या फिर टीएमसी हो या बाकी अन्य क्षेत्र पार्टियां, या आप तस्वीर देखिए, आंकड़ा देखिए और ग्राफिक समझिए। एडीआर की जो रिपोर्ट है वो अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली है, और पिछले दिनों जब कानून बनाया गया तो इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे। जरा ग्राफिक के जरिए में आपको दिखा रहे हैं कि ये वो बड़े चेहरे हैं, बड़ा नाम है। रेवंत रेड्डी को आप देख लीजिए, इसमें आप स्टालिन को देख लीजिए, चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए, हेमंत सोरेन को देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए। ये वो बड़े नाम है जो कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं, लेकिन इन पर भी अपराध के आरोप हैं, गंभीरतम अपराधों के भी आरोप हैं। यानी मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सबकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये अपने आप में एडीआर की रिपोर्ट बता रही, और खुद जनता को तय करना पड़ेगा कि आखिर उनके सामने और विकल्प क्या हो सकता है। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ फॉर्मर इलेक्शन कमीशन से जुड़े हैं मोहम्मद अमीन साहब, बहुत स्वागत है मोहम्मद अमीन आपका। रामकुमार पाल है, नेता बीजेपी के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है पाल साहब आपका। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले अमीन साहब, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। 2 चीजें, एक तरफ एडीआर की रिपोर्ट है और दूसरी तरफ देश में एक नया संशोधित कानून, जिसको लेकर हमने बहुत लड़ाई दिखी, बहुत विवाद दिखा। ऐसा लगा कि सरकार न जाने क्या कानून लाना चाहती है, जिसका विपक्षी खेमा विरोध कर रहा था। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उन सभी सबको एक ही पैमाने पर आप देख सकते हैं, सबके यहां मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, उन सबकी स्थिति यही है कि अपराध से उनका नाता, उनका ताना बाना बड़ा है। लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल जो खड़े कर रहे थे, आखिर उनकी क्या मजबूरी है? देखिए, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन ने हमेशा ही, जो हमारी नोडल मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री, उसको हमेशा ही अप्रोच की है और कहा है और बताया भी है। रिफॉर्म्स के बारे में कई बार चर्चाएं की हैं, सारे पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको भी बुलाया गया, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। उसके बाद सारी चर्चा करने के बाद रिपोर्ट लॉ मिनिस्ट्री को भेजी गई। और ये आपको याद होगा कि डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी जब 14 में थे तो उन्होंने इस रिफॉर्म्स को भेजा, जिसमें कि आपको याद होगा सलमान खुर्शीद जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी बीवी का जो इलेक्शन लड़ाया था कायमगंज का, उसमें वहां पर ये कहा था पब्लिकली कि इलेक्शन कमीशन मेरे अंडर में है। जबकि वो ये भूल गए थे लॉ मिनिस्टर होने के नाते कि वे एक इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल, और कोई इस तरह से एड्रेस नहीं करना चाहिए। उस तब इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस दिया डॉक्टर कुरैशी के टाइम में, और उनको 65 पन्नों का और अपने लिए माफीनामा उन्होंने इलेक्शन कमीशन में सबमिट किया कि हमसे ये गलती हो गई। ये रिकॉर्ड में है। मैं ही कहता हूं कि जब भी इलेक्शन कमीशन कोई रिफॉर्म चाहता है तो कैसे होगा, ये सिर्फ थ्रू पार्लियामेंट हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास रिफॉर्म करने के लिए अपना कोई साधन नहीं है, कोई उसके पास पावर नहीं है। अगर कोई पावर है तो संसद के अंदर है। संसद के अंदर ये नियमों में संशोधन करना, और इसमें एक चीज तो उन्होंने की, एक तो वोटर आईडी कार्ड से जोड़ दिया सारे वोटरों का, जो वोटर आईडी थी उसको जोड़ दिया। ये तो इस गवर्नमेंट ने किया। उससे पहले जो किया गया कि साहब इन लोगों के जल्दी ट्रायल किए जाएं, लेकिन ये किसी ने नहीं किया कि इनकी क्या सजा होनी चाहिए, ये कहा गया। लेकिन इतनी जल्दी ट्रायल हो रहा है सबके सामने, एडीआर भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। सवाल इस बात का है कि ऐसे लोगों की छवि को, जिनकी छवि धूमिल है, हर पार्टी को चाहिए कि इनको टिकट ही ना दे। पहली बात, वो जनता के प्रतिनिधि बनने के लिए है ही नहीं। उनको किस लिए लाती है पार्टियां? ये पार्टियां जवाबदेह है जनता के लिए, सामने जनता को पार्टियां जवाब देंगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनको नहीं कहता, लेकिन फिर भी एक फॉर्म दिया है कि जब ये फॉर्म भरते हैं तो उसमें बताएं इनके पास कितने क्रिमिनल केसेस हैं, बिल्कुल की है, और वो पब्लिश करें। ये क्या इलेक्शन कमीशन तो हमेशा चाहता है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो और ये चीजें पब्लिक के सामने आए
कि वो अपना कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हर पार्टी जिम्मेदार है और संसद के अंदर नियम कायदे कानून बनने चाहिए जो इन्हीं पे लागू हो। बड़ी बात है अमीम साहब, जो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग लगातार अपनी तरफ से कोशिश करता रहा, सरकारों से गुहार भी लगाता रहा या फिर अपनी तरफ से वो जो सुधार की गुंजाइश है उस पर बात रखता रहा, लेकिन सरकारें बदलती रहीं और वहीं दौरा चलता रहा। लेकिन अब जब सरकार नए बिल की बात करती है और उसका विपक्ष विरोध करता है, उस बीच में एडीआर की जो रिपोर्ट आती है वो अपने आप में सभी के लिए आईने की तरह है। पाल साहब, सहमत हैं आप? जो आप अमीम साहब से सुना आपने, वो कह रहे हैं कि हमने भी कोशिश की थी, चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा था, जिनको कानून बनाना है, जो कानून के निर्माता हैं, अगर उन पर ही इतने आरोप रहेंगे या गंभीरतम श्रेणी के आरोप रहेंगे तो आखिर किससे उम्मीद करें। अब एडीआर रिपोर्ट भी आपके उस कानून को कहीं ना कहीं बल देती है कि सरकार की मंशा अच्छी थी, लेकिन विपक्ष ने उसका शायद मुखालफत जम के किया। लेकिन अब माने कि हां, आने वाले समय में गुंजाइश बनेगी, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई और दल हो, क्योंकि ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस ना बाकी और दल कोई अछूता नहीं है। आपके भी यहां पर फहरिस्त लंबी है। नमस्कार जी डॉक्टर मोहम्मद अमीन, और आप दोनों ने जो बातें रखी बहुत सही रखी है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी अपने दुख जताया था। लेकिन देखिए, पप्पू यादव 41 केसेस, अनंत सिंह जेडीयू के 38 केसेस, और हमारे जो सेंगर जी हैं उनके ऊपर केसेस, कोई इसमें, और केसेस भी कितनी है, 40-40, 50-50 केसेस, और ये जनता पप्पू यादव जैसे को निर्दलीय में चुन के देती है, तो इसमें क्या करेंगे। और अगर आज विपक्ष इसका विरोध करे तो कारण क्या? सबसे ज्यादा तो सत्ता पक्ष में 139 लोग सत्ता पक्ष में आरोपी हैं, गंभीर आरोप में हैं, तो इनको विपक्ष को तो और अच्छा मौका था, इसको साथ देना चाहिए। तो ये सफाई जरूरी है इसमें। चुनाव आयोग को तो अधिकार मिनिमम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद दुख जताया है। तो ये बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई छवि देख कर दें। तो कानून, आमिर साहब ने जो कहा, कानून सदन से ही बनता है और सदन शुरुआत कर रही है, इसमें सपोर्ट करना चाहिए और कुछ इसमें ऐड करना तो करवाना चाहिए, लेकिन इसको सफाई जरूरी है। अच्छे देश और अच्छा नागरिकों को भी ये माने, पाल साहब, क्या माने, जैसा आपने कहा कि भाई जनता अगर उन्हें चुनकर भेजती है तो हम क्या करें? क्या राजनीतिक दलों की मजबूरी हो गई है कि जनता के बीच में वो बहुत ज्यादा चर्चित हैं? क्योंकि जब बात आती है टिकट देने की तो आप जिताऊ कैंडिडेट देखते हैं, फिर तो आप नहीं जनता से पूछते हैं, या फिर जनता उनके प्रति बहुत संवेदना रखती है, इस वजह से आपकी मजबूरी हो जाती है। देखिए, धन बल छल सब चलता है, इसके अंदर मैं खुल के कहूंगा। अभी पप्पू यादव का वीडियो आप देख ही रहे हो, कितना वो नोट बांटते हुए, हल्का लंबा का साड़ी बांटते हुए, तो ये सब क्या है? ये लालची है। जनता भी किस तरह की है आप भी जानते हैं, लेकिन ये साफ सफाई के लिए हम लोग साथ रहते हैं, साथ रहना चाहिए। पक्ष विपक्ष की बात तो वही है, और जब विपक्ष को तो खुश होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा तो 139 सत्ता पक्ष में है, उनको इसको और जोर से लागू कराना चाहिए। लेकिन वो इतना विरोध जो कर रहे हैं कानून का, कानून में और भी पारदर्शिता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाथ दें। जैसे केजरीवाल के मामले में जब मुख्यमंत्री थे, जेल में तो कोई कानून ही था नहीं था, सुप्रीम कोर्ट असहाय हो गया था, तब जाके कानून बनाना पड़ा। अमीन सर, तो ऐसा इसमें भी और मजबूत कानून होना चाहिए। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब इसमें जवाबदार है। लेकिन जब आपकी सरकार, आप कह रहे हैं कि सरकार ये अच्छी मंशा से कानून लेकर आई और उसका विपक्ष ने मुखालफत किया, विरोध किया, लेकिन सरकार के ऊपर भी एक दबाव की राजनीति करने की कोशिश की गई। कहा गया कि नहीं, टारगेट करेंगे विपक्ष को। क्या विपक्ष को टारगेट करने जैसा कुछ है? क्योंकि आप खुद भी मान रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि भाई इसमें अगर हम बीजेपी को देखें तो वो भी कमतर नहीं है। वो चाहे सत्ता में बैठी बीजेपी हो, उनके घटक दल हो, विपक्ष में बैठे लोग हो, सबके यहां फहरिस्त लंबी है, आंकड़ों में कोई कमी नहीं है। अब अगर आपकी सरकार की, बीजेपी की मंशा ठीक है तो आपको लगता है कि हां, वो विल पावर आ पाएगा, जब आप ये भी कह रहे हैं कि जनता भी कई बार आपको मजबूर कर देती है। नहीं, मैं पप्पू यादव का उदाहरण दे रहा हूं, विपक्ष ही लड़ रहे थे। सिर्फ पप्पू यादव उदाहरण नहीं है सर, आपके मुख्यमंत्री तक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम मान रहे हैं, पर वो निर्दलीय चुन के आए थे ना। और मैं भी मान रहा हूँ अभी भी 60% हमारे 136, 306 टोटल मामले हैं जो पक्ष विपक्ष के मिलाकर। कितनी संख्या है इसकी? 543 में 306, कितनी बड़ी संख्या है सर। और सबसे बड़ी संख्या तो हमारे पक्ष की है। तो इसको तो दोनों ने मिलके, और पक्ष ला रहा है तो विपक्ष को तो खुश होना चाहिए। 140 सांसद हमारे हैं, 139 बोलेंगे तो।
आरोप। ठीक है, अमीन साहब सहमत है आप पाल साहब की बात से। वो अपने पार्टी पर एक तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी में अगर कोई इस तरीके का व्यक्ति है जिस पर आपराधिक मुकदमे हैं, गंभीरतम श्रेणी के आपराधिक मुकदमे हैं, तो उसका हलफनामा भी आना चाहिए, चुनाव से इसका बहिष्कार भी होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्लॉज जोड़ दिया कि कई बार जनता के सामने भी पार्टियां मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि कैंडिडेट जिताऊ होता है, कहीं बाहुबली होता है, कहीं उसके पास रसूख होता है। क्या ये जनता जनार्दन को अचानक से दोषी ठहराना ये भी हथियार है, या अब बदलाव की दरकार है और उस दिशा में हम आगे बढ़ पा रहे हैं? जो आयोग कोशिश कर रहा था कि ऐसा हो जाए, क्या उस संभावना को हम होते हुए देखेंगे? देखिए, ये सरकार काफी नियम कायदे कानून बनाने में तेजी कर रही है। मैं समझता हूं कि बीजेपी सरकार जो लाई है अपने नियम कायदे कानून, तो मैं समझता हूं कि लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से जो दिए गए हैं संशोधन, उन संशोधनों को जल्दी लाना चाहिए और इन पॉलिटिशियन के अगेंस्ट जो भी कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन ने लिखा है अपने स्तर से, उस कार्रवाई को शामिल करना चाहिए। कि अगर कोई क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है और एक कोर्ट ने दे दिया है, किसी एक कोर्ट ने उसको दे दिया डिसीजन, तो उसको जो है डिबार कर देना चाहिए। और ये अगर देते भी हैं तो वो इलेक्शन कमीशन की भी पावर मिल जाएगी। लेकिन ये पावर तो इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी देने को तैयार ही नहीं है। अगर ये दे देते हैं तो इलेक्शन में इनको इलेक्शन नहीं लड़ने देगी इलेक्शन कमीशन, और ना ही वो नॉमिनेशन दाखिल कर पाएंगे। जिसका कि इन्होंने कहा कि नहीं जल्दी ट्रायल होगा, ये होगा, वो होगा, बहानेबाजी तो हर एक के पास है, लेकिन करके दिखाने की इच्छा किसमें है ये समझ में आएगा, तब जनता तय करेगी। जनता तो मजबूर है, जनता के आगे आपने अपना कैंडिडेट फेंक दिया और बाहुबली भेज दिया, तो बाहुबली भेज दिया तो क्या करेगी जनता? एक दिन के लिए तो वोट देना है, 100 दिन तो उसके साथ रहना है। इन लोगों ने खुद ही बढ़ावा दिया है, हर पार्टी ने, एक पार्टी को नहीं कहता मैं, हर पार्टी ने बाहुबलियों को और अच्छे अच्छे गुंडे बदमाशों को, नामी ग्रामी उनको पार्टी ने टिकट दिया है अपनी संख्या बल बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही बात आपने कही अमीन साहब, लेकिन सवाल इसी बात का है ना कि जनता जनार्दन कहने वाले पार्टी और पार्टी के नेता जब एडीआर की रिपोर्ट पर हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि कई बार हम जनता के सामने मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि चुनकर तो जनता उनको भेज देती है। अमीन साहब कह रहे हैं मजबूरी कोई नहीं है, आप विल पावर तो दिखाइए। पाल साहब अपने आप में सवाल खड़े होंगे, चुनाव आयोग की सिफारिश को लागू करिए। आपकी सरकार की मंशा अगर ठीक है और राजनीतिक पार्टियों की मंशा अगर ठीक है तो आप एक बार ट्रायल करके देखिए, शायद फायदा मिलेगा। आपकी मंशा अच्छी थी, इस बात का लगातार जिक्र हुआ, अब एडीआर की रिपोर्ट सवाल भी खड़े कर रही है। सुनील शुक्ला हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका। सीधा सवाल यही है कि बीजेपी और घटक दलों की सरकार जब एक कानून में बदलाव लेकर आती है, विपक्ष उसकी मुखालफत कहता है ये कहकर कि इसे कल आने वाले समय में हमारे खिलाफ टूल बनाया जाएगा, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा कि जिस पर आरोप लग गया 30 दिन उसके साथ क्या करना है नहीं करना है। लेकिन जब एडीआर की रिपोर्ट आती है तो चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, राष्ट्रीय दल हो या क्षत्रप पार्टियां, आंकड़े बड़े लंबे हैं। क्षत्रप पार्टियों की तो और दिलचस्प हैं, उनके नेताओं के तो और दिलचस्प हैं। सिर्फ राष्ट्रीय दलों को हम दोष नहीं दे सकते, साउथ की पार्टियां हो या फिर नॉर्थ की पार्टियां हो, साउथ के नेता हो या नॉर्थ के नेता हो, एक से एक बड़े किरदार हैं, परसेंटेज में कोई कम नहीं है। लेकिन अब क्या लगता है कि सरकार की मंशा, एडीआर की रिपोर्ट, आने वाले समय में सुधार की गुंजाइश हो सकती है? जी धन्यवाद जी। सवाल इस बात का है कि चुनाव में सुधार की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा देश महसूस करता है जी, लेकिन आप उसको आधे अधूरे तरीकों से नहीं कर सकते। यह बात कही जाती है, कितनी बार मांग की गई कि जो गंभीर अपराध के आरोपी हैं उनको भी चुनाव लड़ने से रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्वीकार नहीं किया। और आज आपका सरकार क्या कर रही है कि कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री अगर उसके खिलाफ आरोप मात्र लगेगा और 30 दिन अगर जेल में रह जाएगा तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या किसी लोकतांत्रिक देश में यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? और इस पृष्ठभूमि में जब आप केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उनको जमानत देते हुए सरकार ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा? बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उनको जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा? सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जांच एजेंसियों ने उनके बारे में क्या बात कही? जो तरीका आपने अपनाया, ये तरीका तो कम से कम देश के सामने साफ ये है कि आपने एजेंसियों, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनका उपयोग आपने अपराध को रोकने के लिए किया या दलों को तोड़ने के लिए किया, तो आपकी बात में सहज विश्वास नहीं होता। निश्चित रूप से इस तरह के इस कानून के बजाय चुनाव में
चुनाव प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल। जिसको सिविल सोसाइटी लगातार कहती रही है, जिसका प्रतिनिधित्व एडीआर कहता है। और निर्वाचन आयोग का रवैया क्या है कि एडीआर से वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। एडीआर अगर कोई सूचना मांगता है तो कहता है कि एडीआर कहते हैं कि हम किसी को सूचना नहीं दे सकते। निर्वाचन आयोग की जो कार्यशैली है उसमें जो एक जो खुलापन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, उसका अभाव आपको दिखाई दे। आप 45 लाख 65 लाख लोगों के नाम काटेंगे और उनके नाम सार्वजनिक करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को आदेश देना पड़ेगा। ये कोई काम करने का तरीका हो सकता है क्या? अगर सरकार, राजनीतिक दल, एडीआर जैसे सिविल सोसाइटी के लोग ये कहते हैं कि आप मतदाता सूची इस तरह रूप में दीजिए जो मशीन से पढ़ी जा सकती हो, यानी कंप्यूटर से इसको पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल। आप कहेंगे आप नहीं देंगे, इसमें गड़बड़ियां हो सकती है, कौन इस बात को स्वीकार कर लेगा? और ये कैसे माना जाएगा कि ट्रांसपेरेंसी के अभाव में की जा रही कोई भी कार्रवाई उस संस्था के हित में है, लोकतंत्र के हित में है, जनहित में है, या उस प्रक्रिया में जो गड़बड़ियां हैं उसके सुधार की कोशिश है? आप ले आए, ये सरकार ले आई इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जी, इलेक्टोरल बॉन्ड की एक योजना लेकर के आई। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि पूरी तरह से अवैध है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और यह योजना किस नाम पर लाई गई थी? ट्रांसपेरेंसी के नाम पर। योजना किस नाम पर लाई गई थी? काले धन को रोकने के नाम पर। और सर्वाधिक काले धन का दुरुपयोग किया गया। वो काले धन के रोकने का वह तरीका कैसे प्रभावी हो सकता है जो ट्रांसपेरेंट ना हो? आप चंदा तो आप ले लेंगे, चंदा लेने वालों का नाम नहीं बताएंगे। स्टेट बैंक लगा रहा बताने में कि हम बता नहीं सकते हैं साहब। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने जब दबाव दिया तब आप नाम बताने के लिए तैयार हुए। यह तरीका, जिस बात का जिक्र सुनील जी आप कर रहे हैं, वहां पर देखिए चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल आपने खड़े कर दिए, उसके साथ साथ सरकारों और राजनीतिक दलों पर भी सवाल है। लेकिन कानून बनाने वाले, कानून के जो निर्माता है, क्या वाकई उन पर उस तरीके का एक्शन हो सकता है आने वाले समय में जो तथाकथित सरकार की मंशा है, या पूरा विपक्ष और पूरा राजनीतिक दल चाहता है? बहुत सारे सवाल है। अमीन साहब, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, लेकिन उसके पहले पाल साहब, आप खुद कहते हैं कि चाहे वो सत्ता से जुड़े लोग हों, विपक्ष से जुड़े वो लोग हों, सुधार होना चाहिए। उनके यहां और आपके यहां, दोनों के यहां आंकड़ों में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब कमियां आएंगी, कभी कमीशन आपको कहता है, इलेक्शन कमीशन की गुजारिश होती है सरकारों से, वो बात नहीं ट्रांसपेरेंट आती है, या फिर इलेक्शन कमीशन ही कोई आंकड़ा ना दे, उसको लेकर भी आप दोनों पर सवाल उठ जाएं, तो वहां पर मंशा की बात है। और सबसे बड़ी मंशा की बात है जो कि सुनील शुक्ला ने कहा कि अब मान लीजिए कि आप एक कानून लेकर आए, उसमें उल्टा आप पर आरोप लग रहा है, उससे कमी नहीं आएगी ऐसे अपराधों में, ऐसे नेताओं में, जो कि एडीआर के सामने इस वक्त हम देख रहे हैं कि उनके रिपोर्ट में किसके किसका नाम आया है। क्या आपको लगता है कि जो नया कानून है उससे कल तक तस्वीर बदल जाएगी, वो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों? जैसे सुनील शुक्ला वरिष्ठ है, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने सारे विषय को हमारे आपके और आमिर साहब के और भेलपुरी बना के तोड़ दिया। हकीकत में क्या है कि अभी केजरीवाल की बात की, सुप्रीम कोर्ट असहाय नहीं हो गया था? वो कहा हमारे पास कोई कानून ही नहीं है। उन्होंने जेल से 8-9 महीने निकाले, तो उसलिए कुछ तो प्रयास करने पड़ेंगे। इसके अंदर सदन के 543 लोग हैं, उन्होंने इसमें और सुझाव देना चाहिए और कड़क हो। लेकिन ये जो 306 लोग हैं, जिसमें भाजपा के ही 139 लोग हैं, सत्ता पक्ष के 139 से सीएम्स के बारे में आपने बताया, तो क्या गलत है? आप इसके पहले तो पार्टियां कहते थे कि प्रधानमंत्री इस दायरे में नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, राष्ट्रपति नहीं आएंगे, सबको ला रहे हैं ना, तो ये तो अच्छा कार्य हो रहा है। इसमें आपको कोई कमजोरी नजर आई तो और ऐड कराओ, लेकिन इसका विरोध करना, आज 240 की बीजेपी को 139 लोग आरोपी हैं, तो इनको तो फायदा ही है, लेकिन फिर भी गुमराह कर रहे हैं। और शुक्ला जी ने बहुत बातें की हैं, लेकिन केजरीवाल पे ही गौर करे कि सुप्रीम कोर्ट का कानून होता तो सुप्रीम कोर्ट को मुख्यमंत्री पर से हटाने देती, कानून ना होना उसी लिए लाना पड़ रहा है। इसके लिए केजरीवाल की टीम ही जवाबदार है। झारखंड के मुख्यमंत्री पे आरोप लगा, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, लालू जी ने दिया है, उन्होंने राबड़ी जी को बिठाया, बहुत सारे लोगों ने। तो केजरीवाल ने एक नया इतिहास रच दिया, इसके लिए कानून लाना। चलिए, कम से कम एक कानून की दरकार थी और उसके आधार पर ही को यहाँ पर सरकार ये प्रयास लेकर आई है। लेकिन एडीआर ने जो चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है या खुलासा हुआ है, उस पर खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हाँ, हमारा भी प्रयास यही है, और कल को चाहे वो बीजेपी से हो या किसी और पार्टी से हो, यानी सत्ता पक्ष या विपक्ष, वहां पर आपके पास एक कानून तो होगा और तब शायद इस लिस्ट में कमी आ सकती है। अमीन साहब, एक फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में। जो बात सुनील जी ने कही थी, कुछ सवाल उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी खड़े किए कि आप सुझाव तो दे रहे थे
लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आपके ऊपर यानी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करती हैं। आप उसमें सेवा दे चुके हैं। तो पहली बात तो ये देखिए कि जो आप देखेंगे कि एमएलए और एमपी बनते हैं, उनमें आप देखेंगे कितने लोगों को मंत्री बना दिया जाता है। उसकी क्या मजबूरी है? वही लोग चूंकि वो क्रिमिनल्स हैं, वो जब जीत के आए तो उनको आपने मंत्री बना दिया। जो मंत्री बना दिया तो और लोग डरेंगे, जनता और डरेगी, क्योंकि उनका और आतंक फैलता है। और जहां तक सवाल कहा इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन से जो रिपोर्ट मांगी जाती है वो आरटीआई के थ्रू मांगी जाती है। वो आरटीआई के थ्रू मांगे, अपॉइंटमेंट लें, और हमारे जो कमिश्नर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर, उनको चिट्ठियां लिख के वो जरूर उनसे बात करेंगे, मिलेंगे और उनका जवाब देंगे। या उनसे जो एप्लीकेशंस है या उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो कमीशन लेता है, सुनता है और जवाब भी देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है सुनील जी, माफी चाहूंगा, समय की पाबंदी है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका, बहुत शुक्रिया पाल साहब आपका। तो एडीआर की रिपोर्ट उस बात को बल देती है कि अब वो समय आ गया है कि जब राजनीतिक दलों को खुद विचार करना पड़ेगा। आप जनता के ऊपर ये जवाबदेही नहीं डाल सकते कि हमारे पास विकल्प नहीं होता है, क्योंकि आप नेताओं को चुन देते हो। आप अपना विल पावर दिखाइए। अगर आप बाहुबलियों को, आप उन लोगों को जो कि अपराध से नाता रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, उनसे पार्टियां दूरी बनाएंगी तो अपने आप ये लिस्ट अपनी फहरिस्त को कम कर देगी। लेकिन ये विल पावर कब आएगी, या फिर सरकार ने अगर कोई कानून दिया है, नया बदलाव किया गया है, तो उसका कितना प्रभाव होगा, ये देश देखना चाहता है। नमस्कार।